हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 104 भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। यहाँ पे हम आपके लिए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इस पीडीएफ में आपके सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर किया गया है, इसलिए इस पीडीएफ से काफ़ी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। इसके आपको दो फायदे होंगे। पहला तो हम अपने सब्सक्राइबर के साथ इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाए। दूसरा फायदा आपको ये होगा कि आपके कंप्लीट इग्नू के स्टडी जर्नी में हमारा चैनल आपके लिए यूजफुल होगा। लगातार इग्नू रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते रहते हैं, तो आपके स्टडी में कोई समस्या नहीं आने वाली। और ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट किस प्रकार से मिलेगा तो वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखें, तभी आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाएगा। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन और उनके आंसर्स को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, भारत में राजनीतिक दलों के प्रकारों की चर्चा कीजिए। तो भारत में मुख्य तौर पे कौन से राजनीतिक दल हैं, उनके क्या प्रकार हैं, इसी के बारे में आपको बताना है। तो राजनीतिक दलों की बात करें तो भारत में देखिए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये इसलिए क्योंकि ये हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करता है और देश के नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। अगर हम भारतीय राजनीति में बात करें तो हमें इसमें विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों का अस्तित्व देखने को मिलता है, और ये जो राजनीतिक दल होते हैं ये कहीं ना कहीं विचारधारा, उद्देश्य और कार्यशैली से भिन्न होते हैं। यानी इनमें हमें जो भिन्नता डिफरेंसेस देखने को मिलेगी वो उनकी विचारधारा, उनके उद्देश्य और उनकी कार्यशैली में अंतर देखने को मिलता है। और इस आधार पे हम मुख्य तौर पे भारत में दलों को तीन आधारों पे विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला आएगा राष्ट्रीय दल, दूसरा क्षेत्रीय दल और तीसरा सामाजिक आर्थिक दल। अगर हम राष्ट्रीय दल की बात करें तो राष्ट्रीय दल वो होते हैं जो कहीं ना कहीं पूरे देश में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और विभिन्न राज्यों में इनकी सक्रियता होती है, और आमतौर पे इनका जो उद्देश्य होता है वो राष्ट्रीय मुद्दों पे होता है। ये राष्ट्रीय मुद्दों पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और देश के एक बड़े भाग को ये प्रभावित करने का या उससे प्रभावित होने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण के तौर पे देखें तो इसमें आप बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को ले सकते हैं। अगर इसकी विचारधारा की बात करें तो ये एक दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थक है और भारतीय राजनीति में हाल फिलहाल में तो सबसे प्रमुख ताकत के रूप में उभर कर ये सामने आया है। इस पार्टी की बात करें तो हिंदू राष्ट्रवाद, साथ ही साथ विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा, ये तीन इसके सबसे अहम मुद्दे होते हैं। इसके अलावा अगर हम राष्ट्रीय दल की बात करें तो इसमें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी को शामिल कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखें तो इसका जो गढ़ था कहीं ना कहीं इसकी जड़ें हमें स्वतंत्रता काल से ही देखने को मिलती है, और इसके सिद्धांतों में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और हम राष्ट्रीय पार्टी कह सकते हैं अपना, ठीक है, इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई आ जाएगा, और ये दल मार्क्सवाद और लेनिनवाद के सिद्धांतों से प्रभावित है और भारत में मजदूरों और किसानों के अधिकारों की रक्षा की बात करता है। तो ये आपका पहले हो गया राष्ट्रीय दल। दूसरा आ जाता है आपका इसमें क्षेत्रीय दल। तो क्षेत्रीय दल वो राज्य होते हैं जो विशेष रूप से एक राज्य या किसी एक विशेष क्षेत्र में अपनी गतिविधियां करते हैं और उसी के आधार पर अपनी नीतियों का निर्माण करते हैं। इन दलों की बात करें तो इनके जो मुद्दे होते हैं वो क्षेत्रीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि भाषा, शिक्षा, संस्कृति, रोजगार, ये सब। इसमें अगर हम एक एग्जाम्पल से देखें तो क्षेत्रीय दल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका टीएमसी का आ जाएगा, जो कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस, और इसका वर्चस्व हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। और इसका आधार है कि ये बंगाली पहचान है या जो संस्कृति है उसको अपना एजेंडा बनाता है और उसी के आधार पे ये चुनाव लड़ते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों में हमें डीएमके यानी कि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम देखने को मिलता है, जिसका आधार हमें मुख्य तौर पे तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और पार्टी जो कि समाजवादी पार्टी है, और इसका आधार हमें जो है मुख्य तौर से उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, जो कि इसकी विचारधारा समाजवादी है और ये मुख्य
मुख्य तौर पे जो पिछड़ी जातियां हैं या मुसलमान हैं या जो किसान वर्ग के लोग हैं उनको जो है प्रभावित करने का और उनको अपने खेमे में लेने का प्रयास करते हैं। अब अगर हम तीसरी कैटेगरी यानी कि सामाजिक आर्थिक दल की बात करें तो ये दल ऐसे होते हैं जो कि विशेष वर्गों और समुदायों के हितों की रक्षा के लिए बने होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो इनका अस्तित्व कहीं ना कहीं दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़े जाति और जनजाति और अल्पसंख्यकों के लिए बना होता है। एक उदाहरण के लिए बात करें तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल बहुजन समाज पार्टी आ जाएगा, जो कि दलितों, आदिवासी, पिछड़े जातियों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बना था और इसकी स्थापना काशीराम जी ने की थी। इसके अलावा हमें एक और एग्जाम्पल इसका आरजेडी का देखने को मिलता है, जो कि मुख्य रूप से बिहार में सक्रिय है और ये पिछड़ी जातियों और जो है इसमें उनका हमें मेलजोल इसमें देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सेकंड पूछा जा सकता है आपसे, भारत में चुनाव अध्ययनों पर एक लेख लिखे। तो इस आंसर में आपको बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने हैं और उसको डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि जो चुनाव है वो किसी भी देश, खास तौर से लोकतंत्र के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र में अगर चुनाव प्रक्रिया है तो इससे होता क्या है, हमारी जनतांत्रिक प्रक्रिया जो है उसका आधार ही चुनाव है और चुनावों के माध्यम से जो नागरिक है अपने सरकार को चुनती है, उसको सरकार को चुनने का अधिकार होता है। इससे जो है राजनीति में हमें जो राजनीति है उसका एक अच्छा संबंध देखने को मिलता है। और भारतीय चुनावों के अगर अध्ययन को देखें तो इसका अध्ययन ना केवल राजनीतिक विज्ञान एक सब्जेक्टिव रूप से इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसका इंपॉर्टेंट हमें सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतंत्र की स्थिति को समझने में भी काफी हेल्प करता है। तो अगर हम भारत में चुनाव प्रणाली की बात करें तो मुख्य तौर पे यहां से हमें 3 प्रणालियां देखने को मिलती है, जिसमें कि पहला केंद्र सरकार का चुनाव होता है, जिसमें कि हर 5 वर्ष बाद चुनाव होगा और इसमें लोकसभा या संसद के माध्यम से हम सदस्य चुनते हैं। और ये चुनाव जो है भारत में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है, जिसमें जनता क्या होती है अपने अपने क्षेत्रों से उम्मीदवारों को, प्रतिनिधियों को चुनती है। बाद में ये सारे प्रतिनिधि मिलकर लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर जो है अपना एक सदस्य प्रधानमंत्री चुनते हैं और ये केंद्र सरकार के लिए चुनाव होता है। फिर इसी प्रकार से अगर दूसरा बात करें तो इसमें आ जाता है आपका राज्य सरकार का चुनाव। तो राज्य सरकार के चुनाव में देखिए राज्य के विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और ये चुनाव जो है ये कह सकते हैं कि इसे एक समान प्रणाली पर आधारित होता है। जैसे कि लोकसभा का चुनाव होता है वैसे ही आपका ये विधानसभा का चुनाव होता है। तो ये आपकी दूसरी प्रणाली आ गई। तीसरे में आ जाता है आपका स्थानीय निकाय चुनाव। तो स्थानीय निकाय चुनाव में जो जनता है वो अपनी स्थानीय सरकार को चुनती है। जैसे कि आप दिल्ली में बात करें, महाराष्ट्र में बात करें तो यहाँ पे हमारे नगर निगम के चुनाव होते हैं, नगर निगम के। इसके अलावा जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे पंचायती चुनाव होते हैं। तो इन चुनाव का उद्देश्य होता है कि स्थानीय सरकार को चुना जाए। अब अगर हम चुनाव के अध्ययन के महत्व को देखें कि चुनाव का जो अध्ययन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इससे देखिए हम लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं कि लोकतंत्र की कार्यप्रणाली किस प्रकार से काम कर रही है, जनता द्वारा जो चुनी गई सरकार है वो कितनी प्रभावी है और वो अपनी योजनाओं का कितना सफलतापूर्वक लागू कर पा रही है। इसके अलावा हम इसके अध्ययन से मतदाताओं के व्यवहार को समझ सकते हैं कि एक जो मतदाता है वो किस आधार पर वोट कर रहा है, क्या वो जाति के आधार पर दे रहा है, धर्म के आधार पर, क्षेत्र या फिर पार्टी की विचारधारा के आधार पर कैसे वो वोट कर रहा है। इसके अलावा हमें चुनावों के अध्ययन से पार्टी प्रणाली और गठबंधन राजनीति की जानकारी मिलती है। अक्सर चुनाव के बाद देखा होगा कि एक या अनेक पार्टियां मिलकर अपने सरकारों को बनाने और गठजोड़ करने में लग जाती है। तो इससे हमें गठबंधन सरकारों की जानकारी देखने को मिलती है। इसका अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग कहें तो ये आपका चुनाव आयोग और चुनाव सुधार आ जाता है। तो भारत में जो है चुनाव पारदर्शी तरीके से हो सके, निष्पक्ष हो सके तो इसका जो जिम्मेदारी होती है वो निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के पास होती है। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के देखरेख में ही भारत में सभी चुनाव संपन्न कराए जाते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हो, विधानसभा के लिए हो या फिर स्थानीय चुनाव हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी कि ईवीएम का प्रयोग किया जाता है और इसके अलावा और अच्छे तरीके से देखरेख के लिए मतदान के लिए जो है पहचान पत्र और ऑनलाइन प्रक्रियाओं जैसी चीजों का सहारा लिया जाता है। फिर इसमें हम देखते हैं कि चुनाव परिणाम और समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जब चुनाव का परिणाम आता है तो सरकार जो है जनता के लिए कौन कौन से निर्णय और योजनाएं बना रही है, इन सभी चीजों का हम चुनावी अध्ययन में अध्ययन कर सकते हैं। चुनाव में क्या क्या समस्या है और चुनौतियां हैं, जैसे कि धार्मिक और जातिवाद से जुड़े मुद्दे, चुनावी भ्रष्टाचार,
भ्रष्टाचार और नकली मतदाता और मतदाता की पारदर्शिता संबंधित ये सारी जानकारियां हम चुनावी अध्ययन के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका निर्जातीयता को परिभाषित कीजिए, चुनावी राजनीति पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पीडीएफ हम आपको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जल्दी से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी जो कि यहां स्क्रीन पे आपको दे दिया गया है। इसी पासवर्ड को आपको फिल करके उस पीडीएफ को ओपन करना है और इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें निर्जातीयता की, तो निर्जातीयता का देखिए जो अर्थ होता है वो किसी विशेष जाति या समूह या समुदाय की संस्कृति, भाषा, धार्मिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक पहचान से जुड़ा होता है। यानी जो निर्जातीयता लोग हैं या निर्जातीय समूह है उसका संबंध कहीं ना कहीं एक विशेष जाति से होगा, एक विशेष समूह से होगा, एक विशेष संस्कृति से होगा, एक विशेष भाषा बोलने वाले लोगों से होगा, उसके विशेष धर्म से हो सकता है, उसकी विशेष ऐतिहासिकता से हो सकता है या उसकी विशेष भौगोलिकता से हो सकता है। तो ये सारे उसके पहचान है। और किसी समुदाय के भीतर, उसके भीतर जो भी निर्जातीय समुदाय है उसमें हमें उसकी परंपरा, रिवाज, भाषा, धर्म और संस्कृति ये सारी हमें विशिष्टताएं देखने को मिलती है और ये विशिष्टता उसको परिभाषित करती है। अगर निर्जातीयता के अंतर्गत हम देखें तो उसमें देखते हैं कि ये इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इनकी भाषाई विशेषता क्या है, इनकी जातिगत पहचान क्या है, संस्कृति क्या है, ये सारी चीजें इनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसी प्रकार से जब इतनी सारी उनमें विशेषताएं आ रही हैं तो कहीं ना कहीं इसका संबंध भारतीय राजनीति और उसके चुनावों पे पड़ना स्वाभाविक सी बात है। तो भारतीय राजनीति और निर्जातीयता का देखें तो इनका आपस में गहरा चुनाव है। भारत में जो राजनीति चलती है या जो चुनाव होता है वो निर्जातीयता को गहरे तरीके से प्रभावित करते हैं, या निर्जातीयता समूह जो है वो भी भारतीय राजनीति को बहुत गहरे तरीके से प्रभावित करती है, जिसे कि यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्राइब किया गया है। तो निर्जातीयता का संबंध देखें तो कहीं ना कहीं ये जातिवाद और वोट बैंक की राजनीति से आता है। तो अक्सर आपने चुनाव में देखा होगा कि अपने अपने हितों को साधने के लिए जो राजनीतिक दल होते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में अगर मान लीजिए आपको आदिवासी समूह का वहां आपको अधिक जनसंख्या देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं ये लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम ऐसे लोगों को उस क्षेत्र में खड़ा करें या अपने चुनाव प्रचार को इस तरीके से बनाया जाए जो कि इन आदिवासी लोगों को ज्यादातर साध सके और हम अपने वोट को प्राप्त कर सके। जिसमें कि देखते हैं दलित, ओबीसी और जो आदिवासी लोग होते हैं या मुस्लिम वोट होता है, तो उनको साधने के लिए जो दल होती हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो विशेष प्रकार की योजनाएं लॉन्च करने की बात करते हैं कि हम आपको मंथली कुछ अमाउंट पेमेंट दे देंगे या आपके लिए स्कॉलरशिप योजना लाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उनको लुभाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हमें निर्जातीयता का देखें तो उसकी वजह से भारतीय राजनीति में ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक राजनीति देखने को मिलती है। तो भारतीय जो निर्जातीयता है तो उसके पहचान के आधार पर भारत में अक्सर चुनावों के दौरान हमें सामाजिक ध्रुवीकरण देखने को मिलती है। और उसके उदाहरण के तौर पर देखें तो जो चुनावी अभियान होते हैं उसमें एक जाति या समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने या भड़काने का प्रयास किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप देखते हैं कि चुनावी क्षेत्र में जातीय और सांप्रदायिक हिंसा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका सेकंड एग्जांपल था। थर्डली आप देखते हैं कि निर्जातीयता के कारण स्थानीय और क्षेत्रीय दलों की वृद्धि होती है। यानी कि किसी एक क्षेत्र में अगर किसी एक विशेष समुदाय का वहां वर्चस्व है तो उनके अधिकारों की मांग करने के लिए या उनको अपने पार्टी में लेने के लिए हमें अलग अलग जगह पे क्षेत्रीय दलों का उद्भव होते हुए दिखता है। जैसे कि हम टीएमसी की बात करें या डीएमके की बात करें तो ये अपने अपने राज्यों में जो जातीय समूह है, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान है, तो उनको केंद्र बनाकर कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आपके संस्कृति की रक्षा करेंगे, और उसी के आधार पर ये अपने पार्टियों का गठन कर लेते हैं। इसके अलावा चुनाव रणनीतियों में भी इसका काफ़ी भयंकर इसका हमें उपयोग देखने को मिलता है। जो राजनीतिक दल होते हैं, खास करके जो स्थानीय स्तर के लोग हैं या दल है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं जो कि उस जाति या जनजाति से संबंधित हो और उसके वोटों को अपने पक्ष में ले सके। निर्जातीयता का एक और हमें काफी परिणाम देखने को मिलता है, भयंकर परिणाम। इससे समाज में तनाव और हिंसा उत्पन्न हो सकता है। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट नोट, जिसमें आपसे पूछा गया है क्षेत्रीय स्वायत्तता के संवैधानिक प्रावधान।
यानी इसमें आपको बताना है कि क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए, उनके इंडिपेंडेंट के लिए या उनको अच्छे प्रकार से काम करने के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। तो अगर हम क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात करें तो इसके अंतर्गत ऐसे संवैधानिक प्रावधान किए जाते हैं जो किसी एक विशेष राज्य को, उसको अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी सामाजिक विशेषताओं के आधार पर निर्णय लेने और मुद्दों को निर्धारित करने और उसका समाधान करने का अधिकार प्रदान करती है। तो भारतीय अगर हम संविधान में बात करें तो हमारे अनुच्छेद 371 में ऐसे प्रावधान की व्याख्या की गई है या ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जो कि क्षेत्रीय स्वायत्तता से जुड़े होते हैं। एक एग्जांपल से देखें तो 371 ए में नागालैंड राज्य के विशेष प्रावधान है जिसमें कि उस राज्य को अपनी स्वायत्तता की रक्षा करने और अपनी जो मूल निवासी है उसकी रक्षा करने, उसकी संस्कृति की रक्षा करने और अपनी परंपराओं और अपने अनुसार कानून और प्रशासनिक फैसले लेने का अधिकार दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से बात करें तो मिजोरम में भी 371 जी जो हमारा संवैधानिक प्रावधान है वो मिजोरम राज्य में लागू होता है, जो उसे विशेष परिस्थितियों में स्थानीय स्वायत्तता को मजबूत बनाने का काम करती है। इसके अलावा हमारे जितने भी अन्य राज्य हैं जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं तो वहाँ पे आदिवासी समूहों की बहुलता है, आदिवासी लोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो उनकी क्षेत्रीय स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए, उनके स्थानीय स्वशासन के लिए, प्रशासन के लिए और स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप अधिक हो, जिसके लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कि एक और अनुच्छेद 244 सेकंड हमें देखने को मिलता है। तो ये सभी राज्य जो है उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए ये संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं ताकि वो अपने क्षेत्रीय स्वायत्तता, स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रख सके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है उल्फा के बारे में। तो उल्फा की बात करें तो ये असम राज्य में एक उग्रवादी संगठन के रूप में उभरा था और इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी, जो कि अपने आप को एक स्वायत्त राज्य के रूप में परिभाषित करने या अलग करने की मांग करता था। भारत से ही अपने आप को काटने और भारतीय संघ से अलग करने का प्रयास करता था और अपने आप को एक अलग स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का प्रयास करता था। इस उल्फा संगठन की जो शुरुआत हुई थी वो असम के जो असंतुष्ट युवा थे उनके द्वारा की गई। धीरे धीरे यह विद्रोह प्रदर्शन पे बढ़ता गया और बाद में इस संगठन ने हथियार भी उठा लिए। हथियारों का प्रयोग करते हुए इस उल्फा संगठन ने अनेक हिंसात्मक और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया और भारतीय सेना और सुरक्षा बल और एजेंसियों के खिलाफ इन्होंने एक आतंकवादी हमले की कई योजना बनाए और लगातार इन्होंने उसके प्रयास भी करते रहे। इनका आरोप था या इनका डर था कि जो बाहरी लोग हैं वो असमी लोग हैं, उनके लोगों को आघात पहुंचा रहे हैं, हमारी संस्कृति को समाप्त कर रहे हैं और हमारे संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप या उनका जो है इनके क्षेत्र में आना इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने लगातार संघर्ष किया और आवाज़ उठाई। उल्फा की बात करें तो विशेष रूप से हमें इसका 1980 के दशक में बहुत उग्र प्रदर्शन देखने को मिलता है, जिसमें इन्होंने जो है विशेष रूप से बात करें तो कई इन्होंने आतंकवादी हमले को अंजाम दिए और इन्होंने कई हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन भी किए। अब हालांकि इस संगठन के बारे में देखा जाए तो ये नर्म पड़ चुका है और इस संगठन ने अपने हथियार डाल दिए हैं और पूर्ण रूप से अब जो है ये भारत का असम जो है हिस्सा बन चुका है और सभी भारतीय लोगों ने भी और असम के लोगों ने भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और उल्फा अब कहीं ना कहीं अधिकतर हद तक समाप्त हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है उत्तर पूर्व भारत में विद्रोह के लक्षणों का सूचीबद्ध कीजिए। तो उत्तर पूर्वी जो कि हमने पिछले दो क्वेश्चन देखे उसी से रिलेटेड है, तो उसमें विद्रोह के लक्षण क्या है, क्यों ये विद्रोह करते हैं, इसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर पूर्वी में देखें जो खास करके हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य आते हैं उससे संबंधित ये क्वेश्चन है और उत्तर पूर्वी का जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत विविधता पूर्वक है। इसमें हमें अत्यंत जो है विविधता देखने को मिलती है। यहाँ पे जनजातीय समूह देखने को मिलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इनकी जो सांस्कृतिक असीमता है, संसाधन है, तो इन लोगों को ये डर रहता है कि जो बाहरी लोग होंगे वो हमारी संस्कृति को नुकसान पहुँचाएंगे, हमारी असीमता को नुकसान पहुँचाएंगे, संसाधनों को शोषण करेंगे और बाहरी घुसपैठ को इन लोगों ने पसंद नहीं किया, जिसकी वजह से इन्होंने संघर्ष किए और विद्रोह प्रदर्शन किए। तो इसके अगर हम कारणों को अगर डिस्क्राइब करें पॉइंट में तो सिंपली तौर पर हम यही लिख सकते हैं कि सबसे पहला कारण था कि इनको अपनी क्षेत्रीय असीमता और पहचान का खोने का
डर था। इसमें हम देखते हैं कि इसी आधार पे असम में उल्फा का गठन किया गया था। फिर नागालैंड में भी नागा इंश्योरेंसी का लागू किया गया था। एक ये भी ऑर्गेनाइजेशन था जो कि यहाँ की पारंपरिक संस्कृति, भाषा और रीति रिवाजों को बचाने का प्रयास करती थी। इन्होंने जो प्रशासनिक बाहरी हस्तक्षेप है उसको इन लोगों ने पसंद नहीं किया, तो इनको अपनी क्षेत्रीय अस्मिता और पहचान खोने का डर था, जिसकी वजह से इन्होंने हिंसात्मक तरीकों का प्रयोग किया। इसके अलावा संसाधनों के शोषण का डर था इन लोगों को। जो उत्तर पूर्व की भूमि है वो कहीं ना कहीं अत्यधिक खनिज, जल स्रोतों और जैव विविधता से भरपूर है, और इस संसाधन का दोहन बाहरी कंपनियों और सरकारी योजनाओं के द्वारा किया जा रहा था, जिसके खिलाफ में विद्रोह की एक लहर सी उत्पन्न हुई। और स्थानीय लोगों ने महसूस किया कि केंद्र सरकार और बड़े औद्योगिक समूहों को इन संसाधनों का फायदा उठा रहे हैं और स्थानीय लोगों को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से इन लोगों ने विद्रोह प्रदर्शन को अंजाम दिया। इसके अलावा राजनीतिक असंतोष और केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश, क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि शुरू में जो केंद्र सरकार के द्वारा नीतियां बनाई जाती थी वो इन उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुंचे नहीं पाती थी और उसका लाभ इनको कहीं नहीं मिल पाता था। और केंद्र सरकार की जो नीतियां थी वो कहीं ना कहीं इन नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कटा हुआ महसूस करने पे विवश करती थी। ये हमारे देश के राज्य तो थे, लेकिन शुरुआत में जब देखते हैं तो इसे दिल से अपने स्टेट नहीं समझे जाते थे, जिसकी वजह से इन लोगों में एक आक्रोश उत्पन्न हुआ और केंद्र सरकार के खिलाफ इन्होंने कई फ्रंट्स बनाए और उनका केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं का विरोध किया। इसके अलावा बाहरी घुसपैठ और जनसंख्या असंतुलन का भी एक बहुत विशेष मुद्दा रहा, जहां पे हम देखते हैं कि विशेष रूप से जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठी है वो असम में आकर असमिया संस्कृति को समाप्त करने पर लगे हुए हैं और इन्होंने वहां पे आकर अपनी डोमिनेशन बढ़ानी शुरू कर दी है और जनसंख्या को असंतुलन करने का ये प्रयास कर रहे हैं अपनी जनसंख्या बढ़ाकर, जिसके डर और भय के कारण इन जो असमी लोग थे वहां ने उन लोगों ने उल्फा नामक संगठन बनाया और लगातार सरकार और इन बाहरी लोगों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन करते रहे। इसके अलावा सैन्य कार्यवाही और विद्रोहों का दमन अगर देखते हैं तो सैन्य कार्यवाही इन उत्तर पूर्वी के राज्यों में किया जाता रहा ताकि इन विद्रोह प्रदर्शन को दमन किया जा सके, जो कि इनके लिए और घातक साबित हुआ, क्योंकि इससे उत्तर पूर्व के लोगों ने अपने ऊपर आक्रमण समझा और उसका विरोध करने के लिए और तीव्रता से ये आगे बढ़े, जबकि होना ये चाहिए था कि दोनों के बीच में एक परस्पर जो है मीटिंग्स कंडक्ट की जानी चाहिए थी, बातचीत के माध्यम से इन चीज़ों को, समस्याओं को सुलझाना चाहिए था। इसके अलावा संवैधानिक और राजनीतिक समाधान की कमी थी। संवैधानिक तौर पर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था और ना ही राजनीतिक तौर पर, जिसकी वजह से असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा जैसे राज्यों में लगातार हमें संघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही। इसके अलावा आंतरिक विभाजन और आतंकवादी गतिविधियों ने भी यहां पे काफी विध्वंसक जो है इसके परिणाम निकल कर आए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पूछा जा सकता है आपका भारतीय राज्य के भाषाई पुनर्गठन पर एक लेख लिखे। तो भारतीय राज्यों के भाषाई पुनर्गठन पर एक लेख लिखना है आपको कि भारतीय राज्यों का गठन किस प्रकार से हुआ, उसको आपको बताना है। ये वीडियो हमारा ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुका है, इसलिए इसको हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप इन क्वेश्चंस को भी कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आप किस सब्जेक्ट कोड का चाहते हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।